हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रश्मि। टुडे वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर मंथ। यहाँ पे रिवीजन सीरीज चल रहा है और ये जो रिवीजन सीरीज है वो यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए है। और हम लोग मंथली मैगजीन को बहुत ही ईजिली रिवाइज कर रहे हैं पीपीटी के फॉर्म में। तो ऑलरेडी मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का पीपीटी वीडियो के फॉर्म में दे दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। और अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे स्टडी विथ रश्मि, जहाँ पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं दिसंबर पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कंटेंट्स देखते हैं। यहाँ पे कंटेंट में मैंने सारे सब्जेक्ट को सेपरेटली बना दिया है। इकॉनमी, देन पॉलिटी, देन इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि आप इजीली रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक इकॉनमी में देखेंगे वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, देन पार्सल क्रेडिट गारंटी स्कीम, इंस्टेक्स, ऑपरेशन ट्विस्ट, जो काफ़ी न्यूज़ में था दिसंबर मंथ में। उसके अलावा पॉलिटी में देखेंगे हांगकांग न्यूज़, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। इन्वायरमेंट में यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील, COP25। आर्ट एंड कल्चर में सिखिज्म, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रीसेट, वन लाइनर एंड मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि एक्सपेक्टेड है 2020 के एग्ज़ाम में आने के लिए। उसके अलावा अगर आपको मेरा पीपीटी चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है स्टडी विथ रश्मि। आप वहाँ पे सर्च कीजिए स्टडी विथ रश्मि, आपको मिल जाएगा और आप टेलीग्राम ग्रुप से मुझसे जुड़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए ये कौन सा प्लेस है। येस, इट इज़ इन इंडिया। ये है इंटरनेशनल फिनांस सर्विस सेंटर अथॉरिटी सेंटर, जो बनने वाला है कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गुजरात। यस, अभी ये बना नहीं है, ये बिल्कुल ही ड्रीम प्लेस है जो कि बनने वाला है गांधीनगर गुजरात में। व्हाट इज इंटरनेशनल फिनांशियल सर्विस सेंटर। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा इंडियन फिनांशियल सर्विस कोड, जो आईएफसी कोड, जो आपके बैंक चेक में मेंशन होता है, वो और ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये इंटरनेशनल फिनांशियल सर्विस सेंटर है और वो है इंडियन फिनांशियल सर्विस कोड। उसका पर्पज़ क्या है, वो एक्चुअली एक आइडेंटिटी कार्ड है। हर बैंक का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। उस आईएफसी कोड से आप ये जान सकते हैं कि वो बैंक कौन सा है, उसके ब्रांचेस कहाँ हैं। ठीक है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन उसमें होते हैं आईएफसी कोड में। यहाँ पे इंटरनेशनल फिनांशियल सर्विस सेंटर है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो भी फिनांशियल ट्रांजेक्शन होता है इंडिया के बाहर या इंडिया में, उसको फैसिलिटेट करना, उसको आसान करना है। ये इंडियन कॉर्पोरेट के लिए हेल्पफुल तो है ही, उसके अलावा जो फॉरेनर्स जो इंडिया में आके ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल फिनांशियल सर्विस सेंटर विल ब्रिंग बैक द फिनांशियल सर्विस एंड ट्रांजेक्शन दैट आर करेंटली कैरिड आउट ऑफशोर सर्विस सेंटर बाय इंडियन कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो आईएफसी क्यों बनाया जा रहा है, ताकि इंडियन कॉर्पोरेट जो है बाहर में बिजनेस करते हैं उनको एक हेल्पफुल प्लेस दिया जाए, ताकि वो आसानी से ट्रेडिंग कर पाए इंडिया में। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं उनको भी एक ऐसा प्लेस दिया जाए ताकि वो आसानी से इन्वेस्टमेंट करें, उनके जो काम हो उसमें कोई बाधा ना हो, उनको सारी सर्विसेज दी जाए। जिस पर्पज़ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है उसी पर्पज़ से उसको बनाया जाने की बात चल रही है। ठीक है, इंटरनेशनल फिनांशियल सर्विस सेंटर क्या है उसको अच्छी तरह से समझते हैं। जिस तरह से आपको अगर कभी भी सेविंग अकाउंट खोलना होता है तो आप बैंक की तरफ जाते हैं, या तो आप स्टेट बैंक जाएंगे या फिर एक्सिस बैंक जाएंगे। इन दोनों बैंक को कंट्रोल कौन करता है, इन दोनों बैंक को कंट्रोल करता है आरबीआई। उसी तरह अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है या फिर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर डिवेंचर जो भी खरीदना है, आप किसकी तरफ जाएंगे, स्टॉक मार्केट जाएंगे या फिर रिलायंस जैसे म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे। इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करता है सेबी। इसी तरह से अगर आपको कोई इंश्योरेंस लेना हो तो आप कहाँ जाएंगे, एलआईसी से कांटेक्ट करेंगे। और एलआईसी को कौन कंट्रोल करता है, आईआरडीए, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आपको सपोज करिए पेंशन लेना है तो आप कहाँ जाएंगे, आप कोई भी स्कीम पे जाएंगे, जैसे अटल पेंशन स्कीम्स। उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि हमें पेंशन लेना है तो हमें यहाँ जाना है। अगर हमें स्टॉक यानी शेयर लेना है तो हमें स्टॉक मार्केट जाना है। अगर हमें सेविंग अकाउंट खोलना है तो हमें बैंक जाना है। किंतु जो बाहर से आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि वो उनको नहीं पता कि किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है और कौन कंट्रोल करता है। तो ऐसे में एक इसीलिए एक आईएफएससी सेंटर बनाया जा रहा है
जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा, जो कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, देन पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सबको हेड करेगा। यानी एक यूनिफॉर्म हमें हेड चाहिए, जो कि आरबीआई, देन सेबी, देन आईआरडीए, पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सबको हेड करे। और उनको हेड करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। क्योंकि वो अथॉरिटी बनाई जा रही है, तो उस अथॉरिटी में, तो उसी अथॉरिटी के से रिलेटेड एक सेंटर बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सा प्लेस बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आरबीआई के ब्रांचेस होंगे, एसबीआई के, सेबी के ब्रांचेस होंगे, देन आईआरडीए के ब्रांचेस होंगे, पीएफआरडीए के ब्रांचेस होंगे, ताकि उनको जो भी बाहर से आए हैं उनको एक ही प्लेस में सब कुछ मिल पाए। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी कुछ नहीं बना है। अभी ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, अभी यही बना है। और ऐसा मानना है कि कुछ सालों बाद इस तरह का गिफ्ट सिटी हमारा बन जाएगा, जहाँ पे आपको सेवी सेंटर होंगे, फिर आरबीआई सेंटर होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटर एक ही प्लेस में होंगे, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, फॉरेन इन्वेस्टर आसानी से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और इस तरह से फैसिलिटेट होगा हमारा ट्रेड, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा मेन गोल है उस पर हम आगे आ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईएफएससीए बिल काफ़ी न्यूज़ में है अभी फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि आईएफएससीए बिल काफ़ी न्यूज़ में है अभी हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि ये बिल क्या करेगा, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर सेटअप करेगा। और ये जो इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर बन रहा है वो किस एक्ट के अंतर्गत बन रहा है? वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अंतर्गत बन रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहता है कि पार्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटी मिले, ताकि इकोनॉमिकली वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इंटरेस्ट दिखाएं और यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। तो उसी पर्पज़ से ये बनाया जा रहा है इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, और इसका वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि फिनेंशियल मार्केट जो है पार्टिसिपेंट है वो इजिली इंडिया में आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये मेनली बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर जो है उसके आने से क्या क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एसेट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो जाएगा, क्योंकि जो भी एसेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको एक अच्छा एसेट मैनेजमेंट हो पाएगा इससे। फिर यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट यानी इंश्योरेंस वगैरह में भी आसानी से हो पाएगा, क्योंकि वो एक ही प्लेस होगा जहाँ पे आईआरडीए के भी ऑफिस होंगे, देन पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी ऑफिस होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि जो हमारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी इजी हो जाए, एसेट मैनेजमेंट हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट हो, ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, जो भी फॉरनर्स पोर्टफोलियो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में उनको भी एक बेनिफिट मिले, और इस तरह से वो इंडिया में इंटरेस्ट दिखाए, क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उनको एक ऐसा प्लेस मिलेगा और ऐसे इन्वायरमेंट मिलेगी ताकि उनकी ट्रेडिंग और उनकी ट्रांजेक्शन ईजिली फैसिलिटेट होगा, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट हो। तो इस तरह से इनका मेन पर्पस क्या है आईएफएससी सेंटर बनाने का? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है। ऑलरेडी इंडिया ने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अभी हाल में इसके रैंक मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। इंडिया का रैंक 66 हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। और इस तरह के सेंटर अगर इंडिया में बन जाता है तो हो सकता है कि हम इसमें और भी आगे जाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आईएफएससीए कंपोजिशन, यूपीएससी एग्जाम में जनरली कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें कितने मेंबर हैं और उसको कौन कौन हेड करता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आईएफएससी कंपोजिशन को देखते हैं। इसमें पहले तो एक चेयरपर्सन होंगे, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर होंगे। ठीक है, उसके अलावा एक आरबीआई के मेंबर होंगे, सेबी के मेंबर होंगे, आईआरडीए के मेंबर होंगे, पीएफआरडीए के मेंबर होंगे। अभी आपने देखा, तो आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए के मेंबर होंगे, यानी इसके 4 मेंबर होंगे। और मैंने पहले बताया था चेयरपर्सन यानी 5, और सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर यानी 7। उसके अलावा 2 फुल टाइम या पार्ट टाइम मेंबर होंगे, अभी तक डिफाइन नहीं है। तो यानी टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल 9 मेंबर है। किसमें?
IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी में टोटल कितने हैं? 9 मेंबर हैं। यूपीएससी 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? ठीक है, तो पहला था इट decides the RBI benchmark interest rate. 2, it is a 12-member body including the governor of RBI and is reconstituted every year. 3, it functions under the chairmanship of Union Finance Minister. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर इज ए, 1 ओनली, क्योंकि ये 12 मेंबर बॉडी नहीं है, ये केवल 6 मेंबर बॉडी है, तो 2 तो गलत हो जाता है। तो 2 ऑप्शन के कटने से सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचता है ए एंड सी। 3 स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसके चेयरमैन जो है वो आरबीआई गवर्नर होते हैं, न कि यूनियन फिनांस मिनिस्टर होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम को देखते हैं, वो क्या होता है? पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि अभी दिसंबर मंथ में कैबिनेट इसको मंजूरी दी है। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम एक स्कीम है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए लाया गया है, और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस यही है कि बैंक को 1 लाख करोड़ खरीदना है, परचेज करना है। किससे परचेज करना है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज से, ताकि उनको वो हेल्प दे सके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम? यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखें। 1, आरबीआई हैज इश्यूड गाइडलाइन टू परचेज ₹1 लाख करोड़ पार्शियल क्रेडिट टू एड्रेस लिक्विडिटी क्राइसिस इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। 2, पब्लिक guarantee scheme offered public sector bank to purchase high pooled asset from distressed non-banking financial companies and housing financial companies. A, 1 only, 2, B, 2 only, C, 1 and 2 both, D, none. चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज डी, नॉन। क्यों? देखिए, आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइन टू परचेज ₹1 लाख करोड़ पार्शियल क्रेडिट टू एड्रेस लिक्विडिटी क्राइसिस इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नहीं, आरबीआई ने नहीं इशू किया है। किसने इशू किया? गवर्नमेंट ने इशू किया है कि आपको परचेज करना होगा 1 लाख करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू एड्रेस लिक्विडिटी क्राइसिस इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और स्टेटमेंट 2 कैसे गलत है वो देखिए। पब्लिक गारंटी स्कीम ऑफर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक टू परचेज हाई पूल्ड एसेट फ्रॉम डिस्ट्रेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो ये भी गलत है क्योंकि पब्लिक गारंटी स्कीम के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर बैंक को खरीदना तो है 1 लाख करोड़ का क्या एसेट खरीदना है। किससे? हेल्दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, ठीक है, डिस्ट्रेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से नहीं खरीदना है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन। आगे बढ़ते इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो क्वेश्चन से इसको डिस्कस करते हैं। इंस्टेंस समटाइम्स सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज 1, पेमेंट चैनल विद ईरान टू circumvent US sections. 2, the passage that connects South China Sea with East China Sea. 3, route to divert investment in stock exchange market. 4, world's busiest shipping traffic channel. देखिए इंस्टेंस क्या है। इंस्टेंस एक्चुअली एक पेमेंट मैकेनिज्म है जो कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि ईरान को, टू सिक्योर ट्रेड विथ ईरान, ताकि ईरान को सिक्योर, ताकि वो ईरान से ट्रेडिंग कर सके। क्योंकि क्या था कि यूएस ने ईरान पे क्या किया था? सेक्शन लगा दिया था, और सेक्शन के अंतर्गत जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको मना कर दिया था। तो ऐसे में पेमेंट मैकेनिज्म डेवलप किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जिसका नाम है इंस्टेक्स, ताकि ट्रेडिंग किया जाए। किससे? ईरान से किया जाए ट्रेडिंग, ठीक है, तो ईरान से ट्रेडिंग किया जाए एंड, ठीक है, इसके लिए ये एक पर्टिकुलर पेमेंट मैकेनिज्म डेवलप किया गया जिसका नाम है इंस्टेक्स। और उसमें कितनी कंट्रीज थे? 6 कंट्रीज, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, वो उसको ज्वाइन कर चुके थे ईयू के ट्रेडिंग मैकेनिज्म को, ठीक है, ताकि वो ट्रेड किससे कर सके? ईरान के साथ ट्रेडिंग कर पाए, इसके लिए इसको डेवलप किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन था इंस्टेंस समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज अ, वो क्या है? पहला आंसर हो जाएगा पेमेंट चैनल विद ईरान टू सर्कमवेंट यूएस सेक्शन। जो यूएस सेक्शन लगाया गया है उसके अगेंस्ट ये डेवलप किया गया था यू के द्वारा
एक पेमेंट चैनल डेवलप किया गया था ताकि ट्रेड किया जा सके, किससे? ईरान के साथ। क्या ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट काफ़ी न्यूज़ में था। ये एक टूल है जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए अडॉप्ट किया गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको पता ही होगा क्या है, क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी इससे क्वेश्चन आ चुका है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक मेथड है जिससे सेल एंड परचेज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। आरबीआई ने इसको स्टार्ट किया ऑपरेशन ट्विस्ट। उसका पर्पस यही था कि मार्केट को फैसिलिटेट करना है ताकि मार्केट ग्रो करे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाइंग डॉलर फ्रॉम द मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। 2. Buying dollar from the market and simultaneously selling long-term securities. 3. Buying long-term and simultaneously selling short-term securities. 4. Buying short-term and selling long-term securities. तो ऑपरेशन ट्विस्ट का आंसर क्या होगा? The answer is 3. Buying long-term and simultaneously selling short-term securities. तो उसी को कहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, जिसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीदा जाएगा और उसको बेचा जाएगा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बेचा जाएगा। क्यों? ताकि मार्केट फैसिलिटेट हो, और इसीलिए स्टार्ट किया गया ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत ऑपरेशन ट्विस्ट। काफ़ी न्यूज़ में था दिसंबर मंथ में। इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएनडीपी ने रिलीज किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, जो कि फोकस है इनइक्वालिटी इन ह्यूमन इंडेक्स। इंडिया का रैंक है इसमें 129 और लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 130। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या है? फाइंडिंग्स यही है कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ग्रो किया है 50% फ्रॉम 1990 से 2018 में। ठीक है, तो इंडिया का अच्छा आया है रिजल्ट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं। एक होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है पिक्चर के द्वारा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, देन एजुकेशन इंडेक्स एंड देन जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। इन तीनों ही डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और इस तीनों में ही इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज अ रिपोर्ट ऑन लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लर्निंग पॉवर्टी? पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? लर्निंग पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? ए, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू रीड एंड अनेबल टू राइट अ सिंपल टेक्स्ट बाय एज ऑफ 10 years. B, the state of being unable to read and unable to understand a simple text by age 10. C, the state of being unable to read and understand English local language by the age of 10. D, the state of being unable to read and understand a simple text by the age of 7. इसी तरह के क्लोज ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं, तो आप जब भी पढ़ो तो उसको ये सोच कर पढ़ो कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है लर्निंग पॉवर्टी क्या होता है, जो कि अभी हाल में वर्ल्ड बैंक ने इससे रिलेटेड इंडेक्स रिलीज किया था। तो इसका आंसर क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू रीड बट अनेबल टू राइट अ सिंपल टेक्स्ट बाय एज ऑफ 10। ए, बी, सी, डी, क्या ऑप्शन होंगे? आपने रिवीजन किया होगा दिसंबर मंथ का। इसका आंसर है बी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू रीड एंड अनेबल टू राइट, अनेबल टू अंडरस्टैंड अ सिंपल टेक्स्ट बाय एज ऑफ 10, उसको कहते हैं लर्निंग पॉवर्टी। एशिया और अफ्रीका में 50% बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं, लर्निंग पॉवर्टी से। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें ना पढ़ने आता है ना वो समझ पा रहे हैं, और कितने? एज ऑफ 10। ठीक है, तो लर्निंग पॉवर्टी क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल टेक्स्ट बाय एज ऑफ 10। नीति आयोग ने अभी रिसेंटली रिलीज किया है, ठीक है, इंडेक्स जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स। उसमें टॉप तो केरला किया है, आपको बताना है कौन सा स्टेट सेकेंड पोजीशन पे आया है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए ये दिया गया है। क्योंकि जनरली हम लोग टॉप तो याद रखते हैं, उसके बाद क्या किया है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो नीति आयोग हैज़ रिसेंटली रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स with the help of United Nations. So which state has occupied the second position? Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Telangana. The answer is 2, हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 12 स्टेट निकाले गए थे
जिसमें से केरला टॉप पे है, सेकंड हिमाचल प्रदेश है, और बॉटम में देखा जाए तो सबसे ख़राब पोजीशन जो है वो बिहार का आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स में। उसके बाद झारखंड का आया है। आजकल स्कोर भी पूछ सकते हैं, अगर आप यूपी पीसीएस या कोई पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपने स्टेट का स्कोर भी याद रखो। बिहार का स्कोर है 50 और यूपी का स्कोर है 55। ठीक है, यूपी असम के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में सेम रैंकिंग में आई है। यहाँ पे होगा विच रिपोर्ट इज और आर इज रिलीज बाय जर्मन वॉच एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा रिपोर्ट जर्मन वॉच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 2 and 4, D 2 and 4। कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? तो इंटरनेशनल जर्मन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली रिलीज करता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स और क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। दोनों में भी हाल में रिलीज हुआ है। ये दोनों ही रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 5th है और क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 9th आया है। क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स एक्चुअली अभी हाल में मैड्रिड में समिट हुआ था, क्लाइमेट समिट, वहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए अब पॉलिटी करंट अफेयर्स को देखते हैं। सबसे पहले तो हांगकांग के बारे में जानते हैं। हांगकांग हाफ ईयर प्रोटेस्ट में था, काफ़ी न्यूज़ में था हांगकांग। क्यों न्यूज़ में था? अभी हाल में हांगकांग भी अभी हाल में भी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हांगकांग जो है वो फॉलो करता है, उसका एक थ्योरी है जिसका नाम है वन कंट्री टू नेशन अप्रोच। ठीक है, हांगकांग जो है वो 1997 में ब्रिटेन से ले लिया गया था। हांगकांग में वन कंट्री टू नेशन अप्रोच चलता है, यानी कि वो वहाँ पे चाइना का डिफेंस और डिप्लोमेसी में कंट्रोल है और हांगकांग का अपना करेंसी है, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम अपना चलता है। ठीक है, तो हांगकांग डेमोक्रेसी को मानता है और वहाँ पे अपना इकोनॉमिक पॉलिसी भी चलता है, वहाँ पे मिक्स्ड इकॉनमी है और लीगल सिस्टम भी अपना है। और चाइना केवल वहाँ पे डिफेंस और डिप्लोमेसी देखता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ा रहा है, इसलिए हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, और हांगकांग अभी हाल में हांगकांग, ताइवान, ये सारे कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और सारे कंट्रीज यूनाइट हो गए हैं चाइना के अगेंस्ट। आप न्यूज़ सुन रहे होंगे तो काफ़ी न्यूज़ में है हांगकांग प्लेस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।